हेलो हेलो, देखो अब थोड़ी ठीक हुई है, अब थोड़ी ठीक हुई है भाभी, वापस एक बार देखे बोलिए। 53 नंबर का प्रश्न फिर से ले रहे हैं। त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु एवं उत्कृष्ट अवगाहना कहाँ कहाँ और कब कब पाई जाती है। उत्कृष्ट आयु और अवगाहना मतलब लंबाई चौड़ाई उनके शरीर की, उत्सेद लंबाई, उत्सेद भी कहते हैं, अवगाहना भी कहते हैं, कहाँ कहाँ होती है और कब कब होती है। उपर्युक्त आयु, उपर्युक्त आयु मतलब जो पहले के प्रश्न में आयु कही गई है, कौन सी, विधेय क्षेत्र वाली जो कही गई है, अधिक आयु पूर्व कोटि की, उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। उपर्युक्त आयु पूर्व और अपर विधेयों में, विधेय क्षेत्रों में, पूर्व और अपर मतलब पूर्व विधेय में और पश्चिमी विधेय में उत्पन्न हुए त्रियंचों के तथा स्वयं पर्वत के बाह्य कर्म भूमि भाग में उत्पन्न हुए त्रियंचों के ही सर्वकाल पाई जाती है। स्वयंभू रमन पर्वत, स्वयंभू रमन द्वीप के बीच में जिस तरह से मानसोत्तर पर्वत है, उसी तरह उसके बीचों बीच स्वयं पर्वत है। स्वयं पर्वत के इस ओर तक तो जघन्य भोग भूमि रहती है, स्वयं पर्वत के उस ओर कर्म भूमि होती है, परंतु केवल त्रियंच होते हैं। पर्वत के बाह्य कर्म भूमि भाग में उत्पन्न हुए त्रियंचों के ही सर्वकाल पाई जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि पूर्व कोटि की आयु जो बताई गई है वो कहाँ के त्रियंचों की होती है, या तो विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं उनके, अथवा जो स्वयं पर्वत के बाद जो उत्पन्न होते हैं उनमें ही पाई जाती है। सर्वकाल मतलब हमेशा, इसमें ये नहीं कि आज पाई जा रही, काल का इसमें विवेचन नहीं है, हमेशा ही पाई जाती है। भरत और एरावत क्षेत्र के भीतर चतुर्थ काल के प्रथम भाग में भी किन्हीं त्रियंचों के उक्त उत्कृष्ट आयु पाई जाती है। चतुर्थ काल में यहाँ की भी पूर्व कोटि की आयु हो जाती है मनुष्यों की, तो कहते हैं उस समय में चतुर्थ काल में किन्हीं त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु पाई जाती है। इस प्रकार स्वयं पर्वत के बाह्य भाग की कर्म भूमि में ही उत्कृष्ट अवगाहना वाले त्रस जीव पाए जाते हैं। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, 2 इंद्रिय की इतनी अवगाहना, 3 की इतनी, 4 की इतनी, शायद हो सकता है इसमें आगे और आए। वो सारी उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो स्वयं पर्वत के उधर जो कर्म भूमि है, द्वीप है, स्वयं पर्वत द्वीप के उसमें पाई जाती है, पाए जाते हैं। ललिता जी, यहाँ पे लिखा है कि बाह्य भाग की कर्म भूमि में ही स्वयं पर्वत के कर्म भूमि में उत्कृष्ट अवगाहना वाले त्रस जीव पाए जाते हैं, और ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि विदेह क्षेत्र में भी, तो दोनों जगह हुए, तो परंतु यहाँ एक ही का ही क्यों वर्णन आया नीचे वाली लाइन में? कुछ का तो हो गया हमारे। हाँ, 1 मिनट। नहीं मतलब विदेह क्षेत्र में भी है और स्वयं प्रभ में भी है, लेकिन नीचे वाली लाइन में खाली एक ही बात बताई है, और जो आगे भी अपने पढ़े हैं ना उसमें खाली स्वयं प्रभ ही लिखा है। हाँ। यहाँ पर आयु तो उत्कृष्ट पाई जाती है विदेह क्षेत्रों में, पर उत्कृष्ट अवगाहना वाले जो त्रियंच पाए जाते हैं वो स्वयं प्रभ पर्वत के उस पार ही पाए जाते हैं। अवगाहना, त्रियंचों की अवगाहना, विदेह क्षेत्र वाले त्रियंचों की अवगाहना नहीं होती बड़ी आगे, और इसके बारे में आना चाहिए मेरी समझ में, तिलोपन्नति का है तो आना तो चाहिए। तो उत्कृष्ट अवगाहना लेकिन वहीं पाई जाती है। आयु तो विदेह क्षेत्र वालों को भी पाई जाती है, पर उत्कृष्ट अवगाहना वहीं पाई जाती है। हाँ, पीछे भी यही आया है अपन। हाँ। पहले पढ़ रहे थे जब आया था तो उसमें भी ये सारी मतलब कहाँ पाए जाते हैं ऐसे जीव, तो वहां पर भी आया था कि स्वयं प्रभ क्या नाम है द्वीप में पाया जाता है, ऐसा आया था, मुझे याद आ रहा पहले। हाँ, उसमें भी आया था, इसीलिए मेरे को कंफ्यूज हुआ कि वहां पे तो खाली यही आया है और यहाँ पे विदेह क्षेत्र में भी आया है, तो अब समझ में आ गया। आपने बोला ना आयु हो सकती है, लेकिन आयु के लिए आया यहाँ पर, इसलिए दोनों चीज आ गई। वहां पर केवल अवगाहना आई थी, हाँ, वहां पे खाली अवगाहना आई थी, इसीलिए। त्रियंच आयु के बंध के क्या कारण है? मायाचारी करना। फर्स्ट लाइन में ललिता जी परवा पर है कि पूर्वा पर है? हाँ, पहली लाइन में परवा पर है, पूर्वा पर है? पूर्वा पर, आयु परवा पर मतलब पूर्व और अपर, पूर्व का उल्टा अपर माने पश्चिम। अच्छा, हमारे किताब परवा पर, पूर्व नहीं वो पूर्वा पर ही है, मिस्टेक हुआ है। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या करूँ तो एकदम फुल तेज है।
अरे देखिए ना, नहीं था, उल्टा किया होगा। त्रियंच आयु के बंध का क्या कारण है? मायाचारी करना, धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार करना, शील रहित जीवन बिताना, मरण के समय नील व कापोतलेशिया अथवा और अर्थ ध्यान का होना आदि त्रियंच आयु के बंध के कारण हैं। पृथ्वी की रेखा के समान रोषादि होना, रोष मतलब क्रोध, रोषादि होना, गूढ़ और जानने में न आवे ऐसे हृदय का परिणाम होना, जिसको क्या कहेंगे, रिजवती मन पर्याय ज्ञान और विपुल मति मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान विपुल मति में क्या होता है? वही वक्र गति वाला मन। वही चीज यहाँ पर आ रहा है कि गूढ़ और जानने में न आवे ऐसे हृदय के परिणाम होना, जो किसी को समझ में ही नहीं आए, अंदर ऐसे परिणामों से युक्त होना कि किसी को पता ही नहीं चले, सब मायाचारी में आ जाता है। शल्य युक्त होना, जाति कुल में दूषण लगाना, विषमवाद में रुचि लेना, सदगुण लोप असदगुण का ख्यापना करना, में जो गुण नहीं है उनको तो बताना, खूब ये करना, और जो अवगुण है अपने में उसको छिपा लेना आदि त्रियंच आयु। म्यूट कर लें, अपने को म्यूट कर लें। जो पापी जिन लिंग को ग्रहण करके संयम एवं सम्यक्त भाव को छोड़ देते हैं, पश्चात मायाचार में प्रवृत्त होकर चारित्र को नष्ट कर देते हैं, और जो कोई मूर्ख मनुष्य पुलिंगियों को नाना प्रकार के दान देते हैं या उनके वेश को धारण करते हैं, वे भोग भूमि में त्रियंच होते हैं। भोग भूमि में तो नहीं होना चाहिए, कुभोग भूमि होना चाहिए। यहाँ कुभोग भूमि होना चाहिए। आप लोग की किताब में भी, पतली वाली में भी भोगी है क्या? हाँ, भोग भूमि है, भोगी है, भोग भूमि। होना कुभोग भूमि चाहिए। होना तो कुभोग भूमि चाहिए, हाँ, होना तो कुभोग भूमि चाहिए। भोग भूमि में तो ये त्रियंच ले ही नहीं सकते हैं, जन्म भी नहीं ले सकते। क्योंकि यहाँ पे त्रियंच का वर्णन है, इसलिए नहीं क्या? त्रियंच तो वैसे ही बनेंगे। त्रियंचों के वर्णन की बात तो आ रही है ना। त्रियंच भी जो कुभोग भूमि में त्रियंच बनते हैं, जो पापी जिन क्या चीज है, एक मिनट। जो पापी जिन लिंग को ग्रहण करके संयम और सम्यक्त भाव छोड़ देते हैं, पश्चात मायाचार में प्रवृत्त होकर चारित्र को नष्ट कर देते हैं, तथा जो कोई मूर्ख मनुष्य कुलिंगियों को नाना प्रकार के दान देते हैं। कुलिंगियों को नाना प्रकार का दान देने वाला तो भाई कुभोग भूमि में ही जन्म लेता है। किन्हीं के पास तिल्लोई पन्नति हो तो देखने का कष्ट करिएगा। त्रियंच आयु के बंध के कारण करके उसमें निकालेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। दीदी, इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में है ना, त्रियंच जाति के आश्रव के कारण है, उसमें ये लिखा हुआ है ना, दूषण लगाना, भी समाज में रुचि होना, तो उसी के हिसाब से इसमें दे दिया होगा कि त्रियंच आयु है ना, ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़िए। नहीं, एक मिनट, वो तो ये बता रहे हैं त्रियंच आयु किस कैसे प्राप्त होती है, तो वो सारा चीज तो ठीक हो गया, लेकिन इन सारी चीजों को करता हुआ भोग भूमि में त्रियंच होते, ये जम नहीं रहा ना। भोग भूमि में त्रियंच तो हो ही नहीं सकता, ये कुभोग भूमि में होना चाहिए। जो 96 कुभोग भूमियां हैं उसमें होना चाहिए। ये मतलब आगे देखें कुछ आता है क्या, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब तक अपने को प्रमाण नहीं मिले हम अपने लोग काट नहीं सकते हैं इसको। त्रियंचों में कितने गुण स्थान होते हैं? संगी पर्याप्त त्रियंच जीवों को छोड़कर शेष 33 प्रकार के त्रियंच जीवों के सब काल में एक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। 33 भेद बता पाएंगे? कोई बताएंगे क्या? याद है किसी को? कल ही पढ़ाई हुई है। चलिए, 5 मेरु संबंधी केंद्रीय के 4 3 प्रकार के, एक केंद्रीय के पृथ्वी जल अग्नि वायु 3 तरह के, पर्याप्त अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त 12 ये हो गए। फिर वनस्पति का एक बादर निगोद, सूक्ष्म निगोद कल पढ़ा था मैंने, तो उनके 2 पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा 4। फिर प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति
उनके प्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। ऐसे करके बनेगा। वहाँ आपने हाँ, जो फिर विकलत्रय के, हाँ बोलिए। हाँ, विकलत्रय के दो दो हो गए, पर्याप्त अपर्याप्त, तो तीन दो हम्म। छह वो हो गए। और जो अब पृथ्वी जल विकलत्रय के वायु 3 होंगे अग्नि, ना, पर्याप्त, पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। हाँ तीनों ही होंगे उनके, तो 9 होंगे। 3 3 9 होंगे उनके। वो जो आप लोग गिन रहे हैं वो जीव समास में आएगा भेद। यहाँ पर दो दो ही लिया गया है, वो जीव समास के अच्छा। हिसाब से तीन लिए जाते हैं। उसी तरह पृथ्वी जल वायु अग्नि में भी दो दो ही लिया गया है। क्या नाम है सो बादर और सूक्ष्म को पर्याप्त और अपर्याप्त करके उनके 16 भेद किए गए हैं। पृथ्वी का एक बादर पर्याप्त, पृथ्वी का एक बादर अपर्याप्त, पृथ्वी का एक सूक्ष्म अपर्याप्त, पृथ्वी का एक सूक्ष्म अपर्याप्त। इस तरह से चारों का 16 लिया गया है। और 2 3 4 का भी, क्योंकि सूक्ष्म 2 3 4 में सूक्ष्म जीव तो होते नहीं, इसलिए वो पर्याप्त अपर्याप्त 6 वहां पर वो हो जाता 22, और बाकी 8 भेद वनस्पति के बनाए गए हैं। इस तरह से भेद इनके बनाए हैं। और कंटिन्यू यहाँ पर सभी पर्याप्त क्रियांश जीवों को छोड़कर शेष 33 प्रकार के जीव, इसमें 33 बताए हैं क्या? 34 4 सब मिला के क्रियांशों के 34 भेद होते हैं। हाँ ठीक। पंच मेरु संबंधी भरत और रावत क्षेत्र के आर्यखंडों में, 5 विदेश संबंधी 160 आर्यखंडों में, विद्याधर श्रेणियों में और स्वयं पर्वत के बाह्य भाग में निवास करने वाले त्रियंचों में से 1 से लेकर 5 गुणस्थान तक पाए जाते हैं। कहाँ सारी? तो कर्म भूमियों में, जो भी आर्यखंड है उसमें, कर्म भूमि में जो आर्यखंड है, भरत के रावत क्षेत्र में, विद्याधर की श्रेणियों में जो त्रियंच पाए जाते हैं, और उसके अलावा जो स्वयं पर्वत के पार पाए जाते हैं उनमें 5 गुणस्थान तक पाए जाते हैं। सर्व भोग भूमि त्रियंचों में 1 से लेकर 4 गुणस्थान पाए जाते हैं। आवाज कम आ रही है। सर्व भोग भूमि में 1 से लेकर 4 गुणस्थान पाए जाते हैं, एवं सब मलेच्छ खंडों में एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही पाया जाता है। मलेच्छ खंड में के मनुष्यों को सम्यक दर्शन हो सकता है ना? मलेच्छ खंड नहीं नहीं नहीं, हो सकता। अगर ये चक्रवर्ती वहां से ला करके और भरत क्षेत्र में ले आए तब हो सकता है। वो बात दूसरी है। हाँ, वो दूसरी। यहाँ पर केवल ये पूछा जा रहा है कि मलेच्छ खंड में रहते हुए सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? वो दूसरा कथन बन जाता है। तो मलेच्छ खंड में एक मिथ्यात्व गुण स्थानी होता है, और बाकी आर्य खंड में विद्याधर के यहाँ जो होते हैं उनके सब 5 गुण स्थान होते हैं। भोग भूमि में 4 गुण स्थान पाए जाते हैं। क्या कारण है? भोग भूमि तो और अच्छी है। वहां पे संयम नहीं कर सकते ना, वो लोग संयम नहीं पालन करते। अवगाहना कितनी और किन जीवों की पाई जाती है? अब अवगाहना बता रहे हैं। ऋजु गति के द्वारा उत्पन्न हुए सूक्ष्म निमिकोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की उत्पत्ति से तीसरे समय में शरीर की जघन्य अवगाहना होती है। इस समय आकार इसका कैसा रहता है? लब्ध पर्याप्तक जीव का एक बिंदु के समान होता है, गोल बिंदु के समान हो जाता है। इस समय अवगाहना कैसी रहती है? एक गोल बिंदु के समान अवगाहना रहेगी उस समय। प्रॉपर शब्द चाहिए। पहले रेक्टेंगल है, फिर स्क्वायर है और लास्ट में गोल है। वर्गाकार 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 रहेगी। इसका जो है, इसका प्रॉपर शब्द है कि तीसरे समय में। अब वो बिंदु के जितना रहेगा कि बिंदु से भी छोटा रहेगा, वो अलग चीज है। अपने को बिंदु नहीं कहना, बिंदु शब्द कहीं भी नहीं आया है। तीसरे समय में उनकी अवगाहना गोलाकार होती है, वर्गाकार होती है। गोलाकार भी नहीं, गोलाकार वर्गाकार, गोलाकार समझने के लिए कह देते हैं,
वर्गाकार होती। दीदी sorry, पहले तो गोलाकार होती, तीसरे वर्गाकार। समय में तो गोलाकार ही है। पहले समय में रेक्टेंगल मतलब हाँ। आयताकार है, दूसरे में वर्गाकार हाँ। है, तीसरे में गोलाकार ही है। हाँ हाँ, गोलाकार है, वही कह रहे हैं। वर्गाकार में मेरे मुंह से निकल रहा था, वर्गाकार माने तो चौकोर हो गया वर्गाकार के ना। बाद गोला। हाँ वर्गाकार मीन्स तो चौकोर हो गया। हाँ, चौकोर हो गया। तो चौकोर के बीच में, चौकोर में भी देखिए दो चीज है। एक आप वर्गाकार वर्ग खींचिए चारों भुजाओं का समान वाला, और उसके बाहर वर्ग लीजिए, सॉरी एक वर्ग खींचिए चारों भुजा का, और उसके बाहर से आप सर्कल खींचिए, तो वो वर्ग से बड़ी अवगाहना हो गई। और उसी को अगर हम वर्ग के अंदर सर्कल खींचते हैं तो वो वर्ग से छोटी अवगाहना हो गई। तो ये वर्ग से अंदर वाला सर्कल है, गोलाकार है। अब वो बिंदु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शास्त्रों में बिंदु बोल के, शास्त्रों में बिंदु बोल के कुछ नहीं आया है। तीसरे समय में होती है और गोलाकार होती है, सर्कल के जैसी होती है। उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रमन समुद्र के मध्य में होने वाले महामत्स्य की होती है। इसका प्रमाण 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा है। एक इंद्रिय आदि जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट एवं जघन्य अवगाहना कितनी और किन जीवों के पाई जाती है? एक इंद्रिय में सबसे उत्कृष्ट कमल की कुछ अधिक 1000 योजन। ये कहाँ होता है? स्वयंभू रमन सागर में होता है। दो इंद्रियों में शंख की 12 योजन, ये भी वहीं पर उसी समुद्र के किनारे पाया जाता है। तीन इंद्रियों में ग्रैसमी चींटी 3 कोस की होती है, ये चींटी भी वहीं पाई जाती है द्वीप में। चतुर्ंद्रियों में भ्रमर की 1 योजन, और पंचेंद्रियों में महामत्स्य की 1000 योजन लंबी शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना है। ये सारे वहाँ या तो द्वीप में पाए जाते हैं या समुद्र में पाए जाते हैं। एक इंद्रियों में सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोधिया लब्ध पर्याप्तक जीव की घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। दो इंद्रियों में अनुधरी घनांगुल के संख्यात्मी भाग प्रमाण। पहला वाला असंख्यात्म है, 2 इंद्रिय असंख्यात्म है। तीसरा अनुधरी, 2 इंद्रियों में अनुधरी का घनांगुल का संख्यात्मा भाग है। इसमें कौन सा बड़ा हुआ, कौन सा छोटा हुआ? एक इंद्रियों में, फिर से पढ़ रहे हैं, एक इंद्रियों में सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की। ये लब्ध पर्याप्तक की संधि विच्छेद होके क्या निकलेगा? क्या शब्द बनेगा? लब्धि प्लस अपर्याप्तक। अपर्याप्तक जीव है ये। लब्ध पर्याप्तक जीव की घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, यानी घनांगुल को किससे भाग दे रहे हैं? भाग प्रमाण है ना, गुना प्रमाण नहीं लिखा हुआ, भाग प्रमाण। तो घनांगुल जितना भी बड़ा हो उसमें हम किससे भाग लगा रहे हैं? किस संख्या से? असंख्यात से। असंख्यात वाली संख्या से लगा रहे हैं। दो इंद्री में कह रहे हैं घनांगुल के संख्यात में भाग प्रमाण। तो घनांगुल में संख्यात से भाग देंगे तब भागफल ज्यादा आएगा, कि घनांगुल में असंख्यात से भाग देंगे तब भागफल बड़ा आएगा? संख्यात से देंगे तो, असंख्यात भाग, संख्यात से देंगे तो ज्यादा आएगा ना बड़ा। हाँ, एक जन बोलिए, कुसुम जी आप बोलिए, फिर कविता जी आप बोलिए। पहले कुसुम जी बोलें। संख्यात से भागफल ज्यादा आएगा। आप बोलिए कविता जी। असंख्यात में भाग लग रहा है कि संख्यात में भाग देंगे तब ज्यादा आएगा। हाँ, संख्यात में से देगा तब ज्यादा आएगा। संख्यात से, संख्यात मतलब छोटी संख्या। छोटी संख्या। हाँ, मान लीजिए कि 10 है। हाँ, 10 में हम छोटी संख्या से 2 से भाग देंगे, और उसी संख्या में हम 5 से अगर भाग देंगे। बस नहीं, इलायची घाल सीधा जाए। माया जी फोन बंद करो। थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, थोड़ा सा, यह मेरे से भी होता है, खुला रह जाता है, ऐसा नहीं कि आप ही लोग से होता है। जैसे ही आपको लगे कि मेरी आवाज जा रही है तो तब ध्यान चला जाता है, ऐसे तो नहीं जाता है, तो तुरंत म्यूट कर लीजिए। तो माना कि अपने पास घनांगुल 10 है,
10 की संख्या है उसको हम घनांगुल मानते हैं। संख्यात की संख्या छोटी होगी, असंख्यात की संख्या बड़ी होगी। संख्यात को 2 मानते हैं, असंख्यात को 5 मानते हैं। 5 से 10 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 से 5 10 में भाग देंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब क्या निकला कि लब्ध पर्याप्तक की जो अवगाहना है उससे 2 इंद्रिय अनुधरी जो है उसकी अवगाहना बड़ी है। त्रिइंद्रियों में कुंथु की द्वि इंद्रियों से संख्यात गुनी, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय की और संख्यात गुनी बड़ी है। चतुर इंद्रियों में कान मक्षिका की त्रिइंद्रियों से संख्यात गुनी, कान मक्षिका, कान कान माने कान, मक्षिका कुछ होता होगा, महामत्स्य का तो वो वाला नहीं होना चाहिए, वो तो नीचे आ रहा है। संख्यात गुनी पंचेंद्रियों में सिक्त मत्स्य की चतुर इंद्रियों से संख्यात गुनी अवगाहना होती है। क्या निकला मतलब कि लब्ध पर्याप्तक जीव से लेकर के वो 1 इंद्रिय हो गया, उससे संख्यात गुनी 2 इंद्रिय, उससे संख्यात गुना 3 इंद्रिय। क्या चीज बता रहा है यहाँ, बताया जा रहा है अवगाहना, लंबाई चौड़ाई। घनांगुल में है तो घनत्व के हिसाब से बताया जा रहा है। घनत्व का मतलब वो जीव कितना तो लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना मोटा होगा, इन 3 चीजों को मिला के घनत्व बनता है। तो यहाँ घनांगुल की बात है, इसलिए जब भी किसी की अवगाहना को अगर बताया जाता है तो घनत्व रूप से ही बताया जाता है। तो ये कह रहे हैं पहली वाली लब्ध पर्याप्तक जीव से असंख्यात संख्यात गुणी अनुदरी की है, उससे संख्यात गुणी कुंतु की 3 इंद्रिय की है, उससे संख्यात गुणी चतुर इंद्रिय की है, उससे संख्यात गुणी जो सिक्त जो अपना इसमें महामत्स्य के कान में जो रहता है उसकी है। साली सिक्त जिसको कहते हैं, सिक्त मत्स्य। त्रियंचों में सम्यक ग्रहण करने के कौन कौन से कारण हैं? कितने ही त्रियंच जीव प्रतिबोध से, कितने ही सुख दुख देखकर, कितने ही जाति स्मरण से, कितने ही जिनेन्द्र महिमा के दर्शन से, एवं कितने ही त्रियंच जिन बिंब के दर्शन से सम्यक को ग्रहण करते हैं। यहाँ एक तर्क उठता है, भोग भूमि के त्रियंच सम्यक को कैसे ग्रहण करते हैं? इस पर बहुत सर्च हो रहा है, खोजा जा रहा है। जो भी ग्रंथ सबके हाथ में हम लोग में आ सकते हैं। नतीजा ये निकला, आप लोग बताएं कि वहां जब ये कह रहे हैं प्रतिबोध से, प्रतिबोध करने भोग भूमि में कोई जाता है, ये तो आज तक नहीं पढ़ने में आया। सुख दुख क्या देखेगा, वहां तो सुख ही सुख है, इतना सुख है जाता है शरीर ही अपना बहुत ज्यादा कर लेते हैं। कितने ही जातीय स्मरण से, कितने ही जिनेन्द्र महिमा का दर्शन वहां है नहीं, जिन बिंब का दर्शन वहां है नहीं। जातीय स्मरण ऐसा भोग भूमि में सम्मिलित होने का कारण कहीं भी उल्लेखित नहीं है। पूरी तिल्लोपनिषद में कहीं भी वर्णन नहीं आया है। ऐसा जातीय स्मरण तो ठीक है, पर कहते हैं क्या सम्यक्त्व के लिए 5 लब्धि होना जरूरी है। तो वहां पर प्रश्न उठाया गया, भोग भूमि में देशना लब्धि कैसे मानी जाए? कैसे दीदी वो बताएं कि देवता लोग आके है ना उनको संबोधते हैं, जैसे पूर्व ना का ना कोई ना भाई ना बहन ना ना भाई ना 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 कहाँ पढ़ लिया आपने? ललिता जी, हाँ आदि पुराण में जो है आदिनाथ भगवान के जीव को संबोधन करके उनको स्वयंभू मंत्री जो था वो भोग भूमि गया है ना। अच्छा ऐसा है क्या? पर पता पूर्व नहीं हाँ पर्याय में आया है। हमने भी यहाँ पढ़ा है ये दीदी। प्रश्न, हाँ मैं तो खैर नहीं प्रथमान योग बार बार कहती हूँ, मेरा नहीं पढ़ा हुआ है। दीदी हम लोगों ने भी पढ़ा, आदि पुराण में ऐसा वर्णन आया है। हाँ तो ही कहते हैं, आप लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन जो जिन्होंने ये प्रश्न उठाया वो प्रथमान योग बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो मैं कल उनके सामने ये प्रश्न रखूंगी, क्योंकि प्रथमान योग मेरा थोड़ा भी नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा लोगों से सुन के ही जो मेरे भाव वासना है। क्योंकि आदिनाथ भगवान के पूर्व में उसी भोग भूमि में उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, मतलब आर्य और आर्या को, और उनका स्वयंभू मंत्री के जीव ने वहां जाके उनको संबोधा है। और संबोधा भी, और ऐसा भी वर्णन आया दीदी कि उन्होंने कहा कि अब तुम सम्यक दर्शन ग्रहण करो। हाँ वो हो गया, सम्यक दर्शन हो जाता है। हाँ ऐसा भी बोला है। हाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो बार बार कर रही हूँ, प्रथमान योग मेरे ज्ञान का विषय है ही नहीं। मैं ये बात बताऊंगी कल क्लास में, आप लोग बताए हैं तब।
त्रियंच जीवों की गति आगति की क्या व्यवस्था है? पृथ्वी कायिक जीवों को आदि लेकर मतलब पृथ्वी काय जीव से शुरू करके वनस्पति कायिक पर्यंत स्थावर और सर्व विकलेंद्रिय जीव कर्म भूमिज मनुष्य एवं त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं। वनस्पति पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक, इसमें सब आ गए। अब कहते हैं कि ये और विकलेंद्रिय इन्होंने कहाँ जन्म कराया? मनुष्य में भी और त्रियंचों में भी। अब हम लोग तो अभी तक ये पढ़े हैं तो उसका उत्तर कि तेज कायिक वायु कायिक नहीं होते हैं, तो उसका अब आगे विश्लेषण दे रहे हैं। किंतु तेजस कायिक वायु कायिक जीव अनंतर जन्म में त्रियंचों में ही उत्पन्न होते हैं। अनंतर मतलब नहीं अंतर, माने तेज कायिक वायु जीव अपनी उस पर्याय को छोड़ करके उसके जो बाद वाली पर्याय, अनंतर का मतलब होता है जिस दो पर्यायों के बीच में कोई और पर्याय नहीं हो, कोई अंतर पर्याय नहीं हो, उसको अनंतर पर्याय कहेंगे। कि त्रियंच के बाद कौन सी पर्याय? तो कहते हैं कि वे दोनों मनुष्य में नहीं ले सकते हैं, त्रियंचों में ही लेंगे। संगी पर्याप्त और असंगी पर्याप्त जीवों को छोड़कर शेष 32 प्रकार, 34 प्रकार का वहां पर बताए हैं। 34 में असंगी और संगी पर्याप्त और असंगी पर्याप्त अपर्याप्त भी होते हैं, लेकिन पर्याप्त का ये कहते हैं 2 को छोड़कर 32 प्रकार के त्रियंच जीव भोग भूमि में देव और नारकियों में कदापि उत्पन्न नहीं होते। क्या कह रहे हैं कि जितना हम 34 प्रकार का शुरू के प्रश्न में ही आचार्य ने बता दिया है, आचार्य ने संबोधन दिया 34 प्रकार के असंगी जीव त्रियंच जीव होते हैं। उसमें से कहते हैं जो पंच इंद्रिय संगी पर्याप्त और असंगी पर्याप्त हैं, उनको छोड़ करके जो 32 प्रकार के जीव त्रियंच हैं, वे भोग भूमि में भी जन्म नहीं लेते हैं, देव और नारकियों में कभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ असंगी जीव को भी हटा दिया गया है। असंगी जीव कहाँ जन्म लेता है, याद है किसी को? वैसे आचार्य तो नीचे बता ही रहे होंगे, पर किसी को याद हो तो बता सकते हैं। असंगी जीव प्रथम नरक के नारकियों में, भवंत्रिक में और समस्त कर्म भूमियों के मनुष्य और त्रियंचों में उत्पन्न हो सकते हैं। जीव, यहाँ त्रियंच जीव होना चाहिए। त्रियंच जीव घन लोक प्रमाण क्षेत्र में सर्वत्र उत्पन्न होते हैं। क्या समझा जाए? घन लोक किसे कहते हैं? 343 राज्यों को घन लोक कहते हैं। तो कहते हैं कि त्रियंच जीव सर्वत्र उत्पन्न होते हैं। कैसे समझा जाए इसको? उपपाद से समझा जाता है। 12वें स्वर्ग तक का जीव, 12वें स्वर्ग का देव मरण करा, वहीं पर जन्म तुरंत हो जाता है, जिसको हम लोग जान चुके हैं उपपाद। तो वो वहीं त्रियंच वहीं कहला गया। नीचे ये जा ही रहा है, संगी पंचेंद्रिय जीव प्रथम नरक तक जा ही रहा है। और क्या नाम है, सो ये संगी असंगी की बात चल रही है। और संगी पर्याप्त तक तो 12वें स्वर्ग तक, और नीचे शायद संगी पर्याप्त तक त्रियंच, हाँ ये इसमें महामत्स्य 7वें नरक तक जाता है, तो नीचे 7वें तक जा रहा है, ऊपर 12वें तक तो ये लोग जा ही रहे हैं। बाकी मध्य लोक में तो जितना बड़ा मध्य लोक है, एक राजू प्रमाण सर्वत्र पाए जाते हैं। फिर इनको घन लोक पूरा क्यों कह दिया? 343 राजू कैसे घटाएं? तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा त्रियंच, इन्होंने सामान्य से कथन किया। निगोदिया की अपेक्षा इसमें त्रियंच आप लोग लिख लीजिए, जीव के में तो बाद में समझ में नहीं आएगा। आपकी किताब में है क्या त्रियंच? शेष है, शेष जीव यहाँ नहीं लिखा हुआ है। त्रियंच हाँ, शेष जीव भी हो सकता है, ठीक कह रहे हैं। तो निगोदिया की अपेक्षा होगा क्या? नहीं, निगोदिया के वायु कायिक, तेज का वायु कायिक और जल कायिक तो बात वाले में भरे हुए हैं ना, है ना, भरे हुए हैं, और बादर भरे हुए। तो दीदी आपने कहा महामत, दीदी ललिता दीदी, हाँ प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि आपने कहा महामत से 7वें नरक तक, क्या उसके कान वाला तंदुल मत से? हाँ, वो भी जाता है। ये भी शायद महामत से नहीं जाता है क्या? मुझे ऐसा लगता है नहीं जाता है।
फिर पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। वो तो जाता ही है, तंदुल मत काम वाला तो जाता ही है। हाँ, वो तो जाता ही है, इसका नहीं मालूम मुझे। तो जाता है ऐसा पकड़ेंगे क्या अपन? हाँ ये सुना हुआ है भाई। मोहम्मद से नहीं, जाता है महामत्स्य सातवें तो नरक जाता है दीदी, हाँ, क्योंकि सातवें नरक तक जाता महामत्स्य भी और तंदुल मत्स्य भी। जी जी ठीक है ना। हाँ, मुझे थोड़ी शंका आई थी। तो इस तरह से पूरा घन लोक 343 घन राजू, घन लोक को क्या कहते हैं? 343 घन राजू में त्रियंच उत्पन्न हो सकते हैं। दीदी एक बार संख्यात वापस समझाइए ना, ये भवंतरिक में और नारकियों में कैसे बताया आपने? ये असंगी वाली, ये तो असंगी वाली चीज कह रहे हैं कि असंगी जो हाँ, त्रियंच है वो कहाँ तक जा सकता है। तो नरकों में विकल त्रय तो जाते नहीं है ना। नारकी जाता नहीं है, देव जाता नहीं, मनुष्य और त्रियंच बच गया। मनुष्य तो सातों नरक में जा सकता है, वो अलग है कि स्त्रियां इतनी दूर तक जाती है। मनुष्य मनुष्य जो सामान्य कथन है, सामान्य कथन से कथन चलता है, तो मनुष्य सातों नरक तक जा सकता है। और ये जो त्रियंच है, असंगी त्रियंच है, ये केवल प्रथम, क्योंकि मनुष्य में असंगी बोल के कोई भेद नहीं है। मनुष्य में मनुष्य संगी ही होते हैं, लेकिन ये त्रियंच में भेद बनता है, संगी और असंगी। तो इन्होंने असंगी का बता रहे हैं कि असंगी अगर कोई त्रियंच नरक आयु बांध सकता है तो पहले नरक तक की ही बांध सकता है। और देवों में कहाँ तक जाएगा ये? तो भवंतरिक तक, आगे चौधर्म ईशान में भी ये नहीं जा सकता है, भवंतरिक में जाएगा। ये चीज यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो और फिर दूसरी पंक्ति तो उससे और समस्त कर्म भूमियों का मनुष्य बन ही सकता है, त्रियंच बन ही सकते हैं। उस कहते हैं कि इसके अलावा इस असंगी जीव के अलावा कह रहे हैं, ये असंगी जो है सॉरी त्रियंच, ये इनका उत्पन्न होना सर्वलोक नहीं घटेगा। इस 2 लाइन के व्याख्यान से आचार्य हमें ये भाव भाषणा करा रहे हैं कि असंगी त्रियंच केवल यही, मतलब इसी तरह का, या तो कर्म भूमि में जन्म ले लेगा मनुष्य, त्रियंच में नरक में जाएगा तो पहली पृथ्वी तक, और भवंतरिक में तो भवंतरिक तो बस बेसी से बेसी कहाँ तक, जहां तक ज्योतिष देव, तो वहां तक इनका कितना उपपात क्षेत्र बनेगा? तो भवंतरिक से लेकर के ज्योतिष तक इतना ही बनेगा। लेकिन कहते हैं इसके अलावा, इस असंगी त्रियंच के अलावा जो त्रियंच हैं उन सभी का अगर मिल करेंगे तो सारा घन लोक उनका जन्म क्षेत्र है, जन्म स्थान है। संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमि संगी त्रियंच जीव अच्युत स्वर्ग पर्यंत देवों में, अब क्या कह रहे हैं? संगी त्रियंच अगर कर्म भूमि के हैं कोई जो संख्यात वर्ष की आयु वाले, वो कहाँ जन्म लेंगे? तो अच्युत स्वर्ग पर्यंत देवों में तथा मनुष्य त्रियंच और नारकियों में भी उत्पन्न होते हैं। जो कर्म भूमि के संगी त्रियंच हैं, संख्यात वर्ष के आयु वाले, मतलब जो हम लोग जहाँ हैं वहाँ मनुष्य में भी, त्रियंच में भी और नारकी में भी उत्पन्न होते हैं। कौन? संगी त्रियंच की बात आ रही है। तो 7वें नरक तक जाता ही है, मनुष्य भी जाता है, में भी उत्पन्न होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? भी क्यों लगाया इन्होंने? कहते ऊपर तो जन्म लेते ही हैं, स्वर्गों में ऊपर तक तो जाते ही हैं, 16वें स्वर्ग तक तो, लेकिन इनमें भी जन्म ले सकते हैं। अच्युत स्वर्ग तक तो जा ही रहे हैं देवों में, परंतु कहते हैं पर्यंत देवों में, फिर इन्होंने तथा लगा दिया। अगर इनको भी नहीं लगाना होता तो इनको तथा नहीं लगाना पड़ता, सीधे लिख देते जीव त्रियंच जीव अच्युत स्वर्ग देव पर्यंत देवों में, मनुष्य में, त्रियंच में, नारकियों में उत्पन्न होते हैं। न इनको तथा लगाने की जरूरत थी, न इनको भी लगाने की जरूरत थी। पर अगर ये इस तरह इनको क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि ये कर्म भूमि संगीत त्रियंच के लिए बोल रहे हैं, तो ये 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, इसलिए उनको 16वें स्वर्ग तक का वर्णन अलग करना पड़ा और बाकी तीनों गति का अलग से बताना पड़ा। तो कहते संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमि संगीत त्रियंच जीव अच्युत स्वर्ग पर्यंत देवों में तथा मनुष्य त्रियंच और नारकियों में भी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर अच्युत स्वर्ग देव पर्यंत, कहाँ तो देव के पास भेज रहे हैं, 16वें स्वर्ग में भेज रहे हैं, लेकिन फिर दूसरी लाइन से जोड़ के कहते हैं कि वहां ही नहीं जाते हैं, ये मनुष्य त्रियंच और नरकों में भी जाते हैं। किंतु असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि संगीत जीव ईशान कल्प पर्यंत ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ भोग भूमि के त्रियंच जो हैं वो कहाँ तक होंगे? ईशान कल्प तक।
क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहाँ की जो सम्यक दृष्टि है वो तो दूसरे स्वर्ग तक जाएंगे, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो भवंतरिक में जन्म लेते हैं, ये हम लोग जानते हैं। इस प्रकार 34 भेदों में से संयुक्त त्रियंच निश्चय ही अनंतर जन्म में शलाका पुरुष नहीं होते। 34 भेदों में से संयुक्त त्रियंच, सही आप लोगों में क्या लिखा हुआ? संयुक्त लिखा हुआ। भेदों से संयुक्त में नहीं है। हाँ 34 भेदों से संयुक्त, टोटल सारे भेदों के लिए कह दिए हैं। 34 भेदों से यानी 34 भेदों वाले त्रियंच कोई भी त्रियंच है जो निश्चय ही अनंतर जन्म में शलाका पुरुष नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अभी हम आप लोग को चूंकि बता चुके हैं अनंतर का मतलब। इसका क्या मतलब हुआ? तुरंत दूसरे जन्म में, अगले जन्म में मर के सीधा, हाँ सीधा उस पर्याय को छोड़ के वो शलाका पुरुष नहीं बन सकते हैं। आचार्य कहते हैं इतना समझाने से ये मतलब निकला कि त्रियंच निश्चय ही, इसमें किंतु परंतु नहीं है, कोई ये नहीं है कि हाँ क्या उसको कहते हैं, अपवाद रूप मार्ग नहीं है कि क्वचित कदाचित जन्म ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं 34 भेदों वाले ही त्रियंच कभी भी उसी पर्याय से उसके बाद वाली पर्याय में शलाका पुरुष नहीं बनते, किंतु वे अनंतर जन्म में कदाचित मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शलाका पुरुष तो नहीं बनेंगे पर वे मनुष्य तो बन सकते हैं, और मनुष्य बन के मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कोई उनको नहीं रोक सकता है। शलाका पुरुष क्या कहना चाहते हैं? शलाका पुरुष तो वे नहीं बनेंगे पर अनंतर जन्म में मोक्ष जा सकते हैं। तो मोक्ष तो केवल मनुष्य से होता है, न देव से होता, न नारकी से, न त्रियंच से। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य भाव को प्राप्त करके वे मोक्ष जा सकते हैं। यद्यपि वे शलाका पुरुष भी मनुष्य ही बनता है, तो मनुष्य में वे शलाका पुरुष नहीं बनेंगे, साधारण मनुष्य बन करके वे मोक्ष भी जा सकते हैं। दीदी यहाँ पर संयुक्त जो लिखा है मतलब क्या? संयुक्त माने सहित? हाँ 34 भेदों वाले जो कहना चाह रहे हैं 34 भेदों से जो सहित है, इसके अलावा तो और है ही नहीं त्रियंच। इनका कहना कि 34 के 34 भेद, उसमें कोई भी संगीत त्रियंच भी है, उसमें असंगीत त्रियंच भी है। तो कहते हैं सारे के कोई भी इसमें ऐसा नहीं है। कोई सोचे भाई एक इंद्रिय तो बेचारा पाप नहीं करता है, वो तो शायद शलाका पुरुष बन जाए। तो यहाँ आचार्य हमें संबोधन दे रहे हैं कि कोई भी त्रियंच अनंतर समय में शलाका पुरुष नहीं बन सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। त्रस्त जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मारणांतिक उपपाद और समुद्घात अवस्था को छोड़कर त्रस्त जीव त्रस नाली में ही पाए जाते हैं। हम लोग इसको बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं पहले। मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत पर्यंत ही पाए जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के बाह्य भाग से लेकर अंतिम स्वयंभू रमन द्वीप में स्थित स्वयं पर्वत तक असंख्यात द्वीप समुद्रों में एक केंद्रीय जीव एवं पंचेंद्रिय त्रस्त जीव पाए जाते हैं। सर्व एक इंद्रिय जीव क्यों कहा गया? सर्व एक इंद्रिय जीव इसलिए कहा गया, विकल्पत्रय वहां नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन एक इंद्रिय पाए जा रहे हैं, क्योंकि एक इंद्रिय जीव से तो पूरा घन लोक एक इंद्रिय जीवों के द्वारा घेरा हुआ है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ एक इंद्रिय पांचों प्रकार के जीव हमें नहीं, आचार्य हमें बता रहे हैं कि सर्व जगह पाया जाता है। हम आपको पहले बता चुके हैं, आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर सब जगह पाया जा रहा है तो फिर हमें जहाँ बैठे हैं वहाँ क्यों नहीं अग्नि और चल हम मान लेते हैं, वायु चलो दिखती है, आकाश भी दिखता है, वहां पर वायु ये अग्नि और पृथ्वी अथवा वनस्पति तो हमें नहीं दिखती है। फिर आचार्य का मत को हम कैसे ग्रहण करें? पहले बताया जा चुका है, किसको याद है? सूक्ष्म कायिक है ना, सारी जगह सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देते। एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव हैं तो वो अपने ही स्वरूप में, अग्नि स्वरूप में है, वनस्पति स्वरूप में है, पृथ्वी स्वरूप में है, लेकिन वो सूक्ष्म कायिक हैं, इसलिए हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता। उनको देखने के लिए हम लोगों को केवल ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो इस तरह से कह रहे हैं एक इंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय त्रस्त जीव पाए जाते हैं। कहाँ?
मानसोत्तर पर्वत के बाद से स्वयंभू रमन पर्वत तक और पाए जाते, किंतु वहाँ विकल्प जीव और पंचेंद्रीय जलचर जीवों का अभाव है। जलचर जीव कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान है किसी को? समुद्र में जलचर नहीं होंगे वहाँ, द्वीप समुद्र तो ही है फिर। अपहरण की अपेक्षा से होंगे, अपने आप जलचर जीव भोग भूमि में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ जो भोग भूमि अपनी है, जो 3 पल्ले 2 पल्ले 1 पल्ले वाली है, वहां भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं हम लोग कि नभचर और थलचर 2 ही प्रकार के त्रियंश होते हैं, वहाँ जलचर वहां भी नहीं होते हैं। तो भोग भूमियों में, चूंकि जघन्य भोग भूमि है, भोग भूमि में जलचर जीव नहीं पाए जाते हैं। हाँ, हमारा ये भोग भूमिया थोड़ी है जो ये असंख्यात द्वीप समुद्र है, सब जघन्य भोग भूमि है। कुछ पूछे थे हम आप लोग से, भूल गए, याद नहीं क्या पूछे थे। यही पूछे थे, एक इंद्रिय जीव दिखाई नहीं देते। नहीं, एक इंद्रिय नहीं पूछे थे। मैं ये पूछी थी कि ये जलचर जीव कहाँ पाए जाते हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र में से किस द्वीप समुद्र में ये पाए जाते हैं? स्वयंभू रमन में पाए जाते हैं। हाँ, वो तो है, ठीक है, स्वयंभू रमन तो वहाँ के तो जीव नहीं है। और 2.5 द्वीप में ही पाए जाते हैं जहाँ तक मनुष्य लोक है। लोक के बीच में जो 2 सागर हैं, उस 2 सागर में जलचर जीव पाए जाते हैं और लास्ट के समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, 2.5 मतलब लवण समुद्र और कालोदुदी समुद्र में पाए जाते हैं और स्वयंभू रमन समुद्र में पाए जाते हैं, बीच वालों में नहीं पाए जाते। हाँ, जलचर जीव बस ये 3 समुद्र में ही पाए जाते हैं, बाकी द्वीप समुद्रों में जलचर जीव नहीं पाए जाते हैं। वो जघन्य भोग भूमि है, वहां पर पूरे सारे असंख्यात द्वीप समुद्र में जघन्य भोग भूमि है। लोक किसे कहते? तभी तो वहां के सूर्य चंद्रमा स्थिर हैं, वहां भोग भूमि है, कल्प वृक्ष है, वहां जरूरत ही नहीं है सूर्य चंद्रमा की, उसकी ही रोशनी पर्याप्त है। लोक किसे कहते हैं? ये कुछ सब ऐसी चीजें आ रही है जिनको बढ़िया से समझें और याद करें। जगत लोक किसे कहते हैं? जगत श्रेणी के घन प्रमाण अर्थात 343 घन राजू को लोक कहते हैं। 343 घन राजू लोक का घनफल है। हम लोग इसको आकृति के द्वारा भी समझ चुके हैं। जगत श्रेणी किसे कहते हैं? एक प्रदेश चौड़े 7 राजू लंबे आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। हम इसको एक प्रदेश क्यों चावल सुबह लेके नहीं गई, फेंक देना उसको। विनीता जी आप बंद कर दीजिए अपना, विनीता जी म्यूट कीजिए अपने आप को। खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया। सब क्या हम अगर इसको एक प्रदेश मान लेते हैं तो एक प्रदेश इस तरह से पूरा सजा हुआ, इसको जगत श्रेणी कहते हैं। 7 राजू तक, 7 राजू तक एक एक प्रदेश आपस में सटे हुए, जैसे बिंदी पर बिंदी, बिंदी पर बिंदी, बिंदी पर बिंदी, बिंदी पर बिंदी, एक सीधी लाइन, बिल्कुल एक सीधी लाइन को 7 राजू कहते हैं। समझ में बात आ रही होगी? एक प्रदेश चौड़ा कैसे हुआ दीजिए? एक प्रदेश चौड़ा, एक प्रदेश चौड़ा मतलब? एक प्रदेश चौड़ा मतलब एक प्रदेश की कोई चौड़ाई नहीं होती है। एक प्रदेश मतलब एक आकाश का एक प्रदेश है ना। आकाश का एक प्रदेश में कोई ऐसी लंबाई चौड़ाई नहीं बताई जा सकती है, बस उसका आकाश का एक प्रदेश कहते हैं। तो उस आकाश के प्रदेशों की एक श्रेणी, ऊपर से नीचे। आकाश के प्रदेश तो ठसाठस चारों बगल भरे हुए हैं ना, लेकिन यहाँ पर श्रेणी किसको कह रहे हैं आचार्य? कि एक एक प्रदेशों की एक लाइन बना दो। कहाँ तक? 7 राजू तक।
उसको जगत श्रेणी कहते हैं। एक सीधी लाइन है ना, इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी से भाग नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना, कोई ऐड नहीं करना, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। एक सीधी लाइन जो एक एक प्रदेश की आकाश की हम लोग सजा दें, कहाँ तक, 7 राजू तक, उसको आचार्य कहते हैं, इसको जगत श्रेणी कहते हैं। आगे कहते हैं वर्ग किसे कहते हैं, किसी संख्या को लेकर उसी संख्या का परस्पर गुना करने को वर्ग कहते हैं। जैसे 2 गुना 2 4, इसे ये शब्द याद रखें। कृति कभी भी आगे जीव कांड हम लोग का ऐसा सौभाग्य हो हम लोग भी पढ़ पाए, ये शब्द जानना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। कृति मतलब वर्ग करना। जितनी भी गाथाएं पढ़ी जाती है उसमें कदी 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 लिखा रहता है, जिसका मतलब होता है कृति। कृति का मतलब किसी भी संख्या को उस संख्या से गुना करना। घन किसे कहते हैं, किसी संख्या को 3 बार रखकर अभी परस्पर वर्ग का ही तो बताया आपने। हाँ गुणा करना तो वर्ग में ही होता है ना। हाँ, उसी कृति संख्या क्या? से गुना करना, जो संख्या हो उसी संख्या से गुना करना। नहीं, उसको शब्द कृति- क्या बोले याद रखना आप, कौन सा शब्द? कृति। कृति इसमें वर्ग लिखा हुआ को- है, इसे कीर्ति भी हाँ। कहते हैं, कृति भी ओ कहते हाँ, हैं। ठीक है, ठीक ठीक। नहीं, इसको आगम में कृति ही कहते हैं, भी नहीं, कृति ही कहते हैं। आगम में जितना भी पढ़ेंगे, जीव कांड में चूंकि बहुत ज्यादा है तो जीव का कृति ही इसको कहते हैं। कृति मतलब जहाँ कहीं अगर आ जाए कि ये 4 की कृति है, मान लो 16 लिखा है, और कोई आपको कहे कि ये 16 4 की कृति है, तो उससे हमको क्या समझ लेना चाहिए, ये 16 अंक कैसे आया है, 4 को 4 से गुना करने पर, है ना। तो ये वही चीज बताना चाह रहे हैं कि कृति कहते हैं, वर्ग को कृति भी कहते हैं। घन किसे कहते हैं, किसी संख्या को 3 बार रखकर परस्पर गुना करने को घन कहते हैं। हम लोग जानते हैं 2 गुना 2 गुना 2 8। जगत प्रतर किसे कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, बहुत भाव भासना के लायक हैं। और मैं अपना नेचर बताती हूँ, मैं तो रातों जब शुरू सुनी इन शब्दों को तो रात में घुमाती रहती थी, कब उसमें नींद आती मुझे पता नहीं। बहुत ही थोड़ा मैथमेटिक्स से प्यार भी है मुझे, ये शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत मेरे मन को भाते हैं। जगत प्रतर किसे कहते हैं, जगत श्रेणी के वर्ग को। जगत श्रेणी क्या थी, ये है, अपने एक उदाहरण से समझे कि आकाश के एक प्रदेश से इसको 7 राजू माना हमने, और ये आकाश का एक प्रदेश एक प्रदेश एक प्रदेश, इस तरह 7 राजू तक ये जगत श्रेणी हुई। जगत प्रतर क्या होगा, मान लीजिए इसमें 1000 प्रदेश हैं आकाश के। वैसे तो आकाश के प्रदेश सुई के नोक में असंख्यात प्रदेश है, ये हम लोग पंच परावर्तन में बहुत बढ़िया से जान चुके हैं। हम लोग चूंकि नहीं उतनी बड़ी संख्या नहीं जान सकते हैं, हम लोग को भाव वासना हो सकती लेकिन हम नहीं समझ पाते, इसलिए हम लोग समझने के लिए उनको छोटी संख्या में समझना चाहते हैं। हमने समझा ये जगत श्रेणी में कितना है, एक जगत श्रेणी जो 7 राजू की है, हमने समझा उसमें चलिए 100 प्रदेश हैं। ये जगत श्रेणी है जिसमें 100 प्रदेश हैं, किसके, आकाश के। तो कहते हैं जगत प्रतर किसे कहते हैं, जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं। यानी जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी। जगत श्रेणी कितनी है, 100 प्रदेश वाली है। 100 प्रदेश को 100 प्रदेश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जगत प्रतर कहलाएगी। नहीं, प्लस है इसमें ललिता जी। हाँ तो गलत है, ठीक कर लीजिए, गलत है ना। हाँ हाँ गलत है। ये सब मेरे को देख के बताने की जरूरत ही नहीं, मैंने बहुत प्लस नहीं है, इंटू ही है, इंटू ही है, प्लस नहीं है। इंटू हमारे तो प्लस है। हमारे कोई बात नहीं, कोई बात, इस बात को खत्म करिए, बस हो गया ना कि मल्टीप्लाई होगा। जो चीज कंफर्म है उसके लिए अपने को कोई ये नहीं करना है, जो चीज याद है बिल्कुल बड़े ग्रंथों से उसमें अपने को कुछ भी किंतु परंतु नहीं करना। छोटी किताब है, मिसप्रिंट हो जाता है। तो हमने क्या समझा, जगत श्रेणी किसको, आकाश के प्रदेशों की सीधी लाइन कहाँ तक, 7 राजू तक। आकाश के एक प्रदेश की सीधी लाइन, एक एक प्रदेश एक पर एक प्रदेश एक पर एक प्रदेश की, है ना, बहुत सारे प्रदेशों की नहीं, एक प्रदेश की कोई सीधी लाइन खींच दे ऊपर तक तो क्या कहलाएगी, जगत श्रेणी। जगत प्रतर कहते हैं किसको कहते हैं, उस जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से मल्टीप्लाई कर दो तो जगत प्रतर बन जाएगा। हमने उसको समझने के लिए समझा
कि इसमें 100 प्रदेश आकाश के हैं। ये 100 प्रदेश क्या कहलाएगा? जगत श्रेणी। उस 100 प्रदेश को 100 प्रदेश से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10,000 आया कि 1,000 आया भाई? 10,000। 10,000 प्रदेश जो आए ये क्या कहलाएंगे? जगत प्रतर। समझ में आया होगा? आया। राजू किसे कहते हैं? जगत श्रेणी के 7वें भाग को राजू कहते हैं। अब हमने क्या माना था? अब इसमें हम लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए 700 प्रदेश हैं। किसमें? हमने इसको जगत श्रेणी माना है। इस जगत श्रेणी में 700 प्रदेश हैं। एक जगत श्रेणी 7 राजू की होती है। जगत श्रेणी बराबर 7 राजू। तो एक राजू में कितने प्रदेश होंगे? अगर हम 700 मानते हैं तो अगर हम ये मानते हैं जगत श्रेणी में 700 प्रदेश हैं जो किसके बराबर है? 7 राजू के बराबर है। तो एक राजू में कितने प्रदेश हो जाएंगे? 100 प्रदेश हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा? जगत श्रेणी बटे 7। जगत श्रेणी में किससे भाग देना होगा? 7 से। तो उसको कहेंगे राजू। तो यही यहाँ कहते हैं जगत श्रेणी के 7वें भाग को राजू कहते हैं। यथा जगत श्रेणी बटे 7 राजू। संख्या प्रमाण के कितने भेद हैं? संख्यात, असंख्यात, अनंत के भेद से संख्या एक बार प्रमाण। राजू और बताइए ना लता जी वापस। ये जगत श्रेणी हमने मानी है ना। जगत श्रेणी हमने उस समय, क्योंकि जब हम प्रज्यूम करते हैं खास करके अपने जैन शास्त्रों में, मैं 2 दिन से आप लोग को मैसेज भी बार बार डाल रही हूँ, हमने अपने यहाँ दशमलव का कोई औचित्य नहीं है ना। तो हमने इसको अब जगत श्रेणी उस समय चूंकि वर्क करना था तो 100 माने। अभी हम इसको मान लेते हैं कि जगत श्रेणी 7। जगत श्रेणी में कितने प्रदेश आते हैं? तो 700 प्रदेश। हमने माना कि जगत श्रेणी में आकाश के प्रदेश कितने हैं? तो 700। जगत श्रेणी के प्रदेश हम लोग समझ चुके हैं कि एक प्रदेश पर दूसरा प्रदेश है, सीधी लाइन एक प्रदेश की, केवल एक प्रदेश की, उसको जगत श्रेणी कहा। हमने माना कि उस जगत श्रेणी में 700 प्रदेश हैं। तो जगत श्रेणी कितनी होती है? जगत श्रेणी 7 राजू के बराबर होती है। तो ये जगत श्रेणी है जिसमें 700 प्रदेश हैं। तो 700 प्रदेश इज इक्वल टू एक जगत श्रेणी इज इक्वल टू 7 राजू। एक जगत श्रेणी को 7 राजू की एक जगत श्रेणी होती है। 7 राजू की एक जगत श्रेणी होती है। तो एक राजू बराबर क्या हो जाएगा? जगत श्रेणी बटे 7। यानी 700 अगर हम मान रहे हैं प्रदेश, 700 प्रदेश बटे 7 यानी 100 प्रदेश। एक राजू में कितने प्रदेश आएंगे? 100 प्रदेश। ये इसको एक्चुअल तो खैर क्या, एक राजू तो कितना बड़ा होता है, केवल समझने की भाव भाषा हमको समझ में आ जाए एक्चुअल चीज क्या है उसके लिए है। तो कहते हैं जगत श्रेणी के 7वें भाग को राजू कहते हैं। संख्या प्रमाण के कितने भेद हैं? दीदी 8 हो गए हैं, 759। हाँ ठीक है, यहीं पे छोड़ते हैं। दक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद्यमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो हे जिनवानी भारती तोई जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जिनवानी माता की जय।